जय हिंद। आज केमिस्ट्री का मैट्रिक परीक्षा में जो सवाल पूछा जाएगा उसका सजेशन स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री का किताब पूरा ख़त्म हो गया है और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर से ही शुरू हो गया केमिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण तो करा क्या कि पहले रासायनिक समीकरण से पहले थोड़ा नीचे लिखिए ना। रासायनिक अभिक्रिया को समझना पड़ेगा, है ना। तो कह रहा है क्या कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, है ना, आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाता है उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र अनुसूत्र के रूप में लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र और अनुसूत्र के रूप में लिख देंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक जैसे बोलेंगे कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। ये बोले सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ये बोल रहे हैं, यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। उसको सूत्र के रूप में लिख रहे हैं तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, है ना। सल्फर का S लिखे, ऑक्सीजन का O2 लिखे, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 लिखे, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक अभिक्रिया को जब सूत्र अनुसूत्र के रूप में लिख देंगे तो वो हो जाएगा रासायनिक समीकरण। अब इसमें जो इधर भाग ले रहा है इसको कहा जाता है अभिकारक। ये हो गया अभिकारक। इधर जो बन रहा है इसको कहा जाता है प्रतिफल। इसको कहा जाता है प्रतिफल। अब कह रहा है क्या कि ये लिखने के बाद आता है दूसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचना मिलता है ना। दूसरा क्वेश्चन जो प्राय पूछता है रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलता है। कोई भी रासायनिक समीकरण दे दिया, यही रासायनिक समीकरण दे दिया या कोई भी है तो रासायनिक समीकरण से कई सूचना मिलता है। पहला तो है कि रासायनिक समीकरण से हमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल का पता चलता है ना। जैसे इसी अभिक्रिया में है, इससे पता चलता है कि अभिकारक सल्फर है और ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ना। रासायनिक समीकरण से यह पता चलता है कि कौन सा तत्व अभिक्रिया करके क्या बना रहा है। तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में पता चलता है ना। दूसरा पता चलता है रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के सूत्र अनुसूत्र की जानकारी मिलती है। सल्फर का S हुआ, ऑक्सीजन का O2 हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 हो गया है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के मोल का जानकारी मिलता है ना। इसके आगे में कुछ नहीं है तो ये हुआ एक मोल, यहाँ भी एक मोल, ये भी एक मोल हो गया, है ना। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के मोल की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के आयतन की जानकारी मिलती है। ये हो गया एक आयतन, ये भी एक आयतन, ये भी एक आयतन हो गया है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के अणु की जानकारी मिलती है ना। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल की अवस्था का जानकारी मिलता है कि अभिकारक जो भाग ले रहा है वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है ना। जो बना उसके फलस्वरूप वो क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है ना। ये रासायनिक समीकरण से सूचना मिलता है। समझा कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलता है, ये सारा बताएगा। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के बारे में पता चलता है कि कौन कौन भाग लेके क्या बनाया। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के जो है अनुसूत्र की और सूत्र की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के मोल का जानकारी मिलता है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के ग्राम अणु का पता चलता है। रासायनिक अभिकरण से अभिकारक प्रतिफल के आयतन की जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से अभिकारक प्रतिफल के अवस्था का पता चलता है ना, कि किस अवस्था में है। इसके बाद इसमें कई प्रकार के रासायनिक समीकरण। पहला है संयोजन अभिक्रिया, है ना। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो कह रहा है क्या कि संयोजन नाम में क्या है, संयोजन जुड़ना, है ना। जो बता रहे हैं आप ध्यान से समझते चलो, दोबारा आप जो है रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए संयोजन अभिक्रिया सब जो है सजेशन में संयोजन मतलब वह नाम दो तत्व जब आपस में जुड़ के एक तीसरा तत्व बना दे तो वो हो गया संयोजन अभिक्रिया, है ना। दो ठो को जुड़ा और तीसरा बना दिया, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बना देता है वो हो गया संयोजन अभिक्रिया, है ना। जैसे हाइड्रोजन हुआ
और क्लोरीन हुआ, इसको जोड़ देंगे HCl बन गया, है ना। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। दो ठो था ना, जुड़ के एक ठो बन गया ना, तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा फिर होता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, है ना। नाम है वियोजन मतलब टूट जाना, है। दो तत्व है ना। तो एक तत्व है टूट के दो तत्व में बढ़ गया, तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो CaO और CO2 बन जाता है, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, गर्म किए तो CaO और CO2 बन गया, ये हो गया क्या, वियोजन अभिक्रिया। समझा। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिलके एक तत्व बनाएगा, वियोजन अभिक्रिया में एक तत्व टूट के दो तत्व बना दिया, तो ये हो गया क्या, वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट था, गर्म करने पर CaO से दो ठो बन गया, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया, है ना। और सारा उदाहरण है, बहुत सारा। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या हुआ, विस्थापन मतलब हटा देना, है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसका स्थान को हटा के खुद उसके जगह पे आ जाता है, तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बोले कि यह इसको हटा देगा, उसके जगह पर बैठ गया, तो यह क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या बोले, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसका स्थान को हटा के, है ना, कोई तत्व खुद उसके जगह पर बैठ जाता है। इसमें क्या होगा कि एक तत्व जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाएगा, है ना। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा का कील डाला जाता है, लोहा का कील डाला जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट हुआ, इसमें लोहा का कील डाले, Fe डाले, है ना। लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट को हटा देता है ना, बना दिया फेरस सल्फेट FeSO4 और Cu अलग हो गया। इस अभिक्रिया को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर के साथ सल्फेट था, कॉपर के साथ अब क्या आ गया, लोहा लग गया, है ना। और यह जो है रंगीन हरा रंग का बना देता है और विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डालने पर विलयन हरा क्यों हो जाता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा का कील डालेंगे तो लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को हटा दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, देखो ना आ गया ना यहाँ, तो यह हो गया विस्थापन अभिक्रिया। और यह क्या बनाता है, हरा विलयन बना देता है, इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये उदाहरण जो है, उदाहरण को समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में उदाहरण पूछता है, ऐसे दे देगा 3 to 4 कुछ, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया में क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है ना। और तीसरा आता है विस्थापन के बाद ये हुआ एकल विस्थापन, तीसरा आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ना रे, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया नाम है। उभय विस्थापन अभिक्रिया मतलब उभय विस्थापन एक दूसरे को अलग करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने मूलक का आदान प्रदान करता है। कोई दो यौगिक क्या करता है, अपना अपना मूलक का आदान प्रदान करेगा। जैसे मान लो दो है, तुम उसके जगह पर बैठ गया, वो तुम्हारे जगह पे आ गया, तो ये हो गया उभय विस्थापन। दो यौगिक अपने अपने मूलक का क्या करेगा, आदान प्रदान कर लेगा, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने अपने मूलकों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में निकाल के बाहर कर दिया, है ना, और उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या करेगा, मूलक का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे बोले कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जब अभिक्रिया होता है तो वह बनता है, वो कहलाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड, देखो NaCl सोडियम क्लोराइड हुआ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हो गया। अब इसका जब अभिक्रिया होता है आपस में, है ना, आ रहा है ना, तो सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया होगा, तो क्या बोले, दो यौगिक अपने अपने मूलक का क्या करता है, आदान प्रदान, अपने अपने मूलक का आदान प्रदान करता है। मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन था, तो सोडियम ले लगा इसका नाइट्रेट, या सिल्वर ले लगा इसका क्लोरीन, है ना, तो NaNO3 प्लस Ag
Cl हो गया ना, ये हो गया है ना। सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट का विक्रिया होने पर यह क्या किया, सोडियम जो है इसका नाइट्रेट ले लेगा और इसका क्लोरीन ले लिया, तो यह हो गया सोडियम क्लोराइड की विक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है तो उसको कहा जाता है ना, उभय विस्थापन या अभिक्रिया। दोनों यौगिक अपने अपने मूलक का क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया, इसी को कहेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि यह उसके जगह पे, तो इसके जगह पर यह आ गया, इसके जगह पे यह आ गया, है ना। तो सोडियम के साथ क्लोरीन था, है ना, और सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, तो सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया और सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया, तो मूलक आदान प्रदान कर लिया, तो ये हो गया क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया, उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ये सारा का सारा जो है विक्रिया, इस पर सवाल रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहता है, समझ गया। ऑब्जेक्टिव के लिए उदाहरण सहित समझना पड़ेगा कि उदाहरण जो है किस तरह से इसका देता है ना। करा के अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो कर लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है ना। अवक्षेप मतलब हुआ कि न तो पूरा सॉलिड होगा, न तो पूरा लिक्विड होगा, है ना। दलदला प्रकार का होता है लिक्विड, क्या कहते हैं, जैसे दही हो गया, है ना, न तो सॉलिड हो गया हुआ और न ही लिक्विड हो गया, दलदला हो गया। उस तरह से अभिक्रिया के बाद जब प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है तो उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे ये जो अभिक्रिया बताया, यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी होता है। इसमें सिल्वर क्लोराइड का जो यह अलग होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या बना देता है, अवक्षेप बना देता है, नहीं रे। ये अभिक्रिया जो बताए, यह उभय विस्थापन भी हो गया और अवक्षेपण अभिक्रिया भी हुआ। जैसे NaCl और AgNO3 इसके साथ अभिक्रिया जो किया, तो ये सोडियम जो है इसका नाइट्रेट को ले लिया और सिल्वर इसका क्लोरीन को ले लिया और ये अवक्षेप बना दिया। ये नीचे तीर दे दिए तो ये बताया अवक्षेप, इसको कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे इसको, है ना। यह अभिक्रिया हो गया अवक्षेप। अब देखो अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कितना अभिक्रिया अभी तक बताए हैं, संयोजन अभिक्रिया। क्या हुआ संयोजन में, दो मिल के एक बना दिया। वियोजन अभिक्रिया, एक टूट के दो बना दिया। उभय एकल विस्थापन, एक एकल विस्थापन कोई तत्व किसी यौगिक से उसका स्थान को हटा देता है और खुद उसके जगह पे चला जाता है। उभय विस्थापन, दो यौगिक अपने अपने मूलक का आदान प्रदान कर लिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया वह रासायनिक जिसमें अभिक्रिया के अंत में जो है अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है प्रतिफल। अब होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण मतलब अभिक्रिया हुआ अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया होता है ना, अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है तो उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे हुआ कि अम्ल ले लेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, और NaOH, है ना, ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। NaCl, यही लवण हुआ और H2 हो गया जल। इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ, न तो अम्ल रहा न क्षार रहा। अम्ल क्षार का प्रभाव को खत्म कर देता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, दोनों एक दूसरे को काट देता है, समझा। और उदासीन बन गया, एक तीसरा चीज बन गया लवण और जल, इसको कहा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, समझा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझा। करा क्या कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी नाम में आया है। उष्माक्षेपी मतलब छोड़ना, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो उसको कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है। वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होता है उसको कहेंगे उष्माक्षेपी। जैसे किसी चीज को ऑक्सीजन में जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ इसे जलाते हैं तो CO2 बनता है और उष्मा निकलता है इसमें। ये कागज इसी को जलाएंगे, है ना, तो धुआं निकला, CO2 निकला ना, उष्मा निकला ना, तो ये हो गया उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी, है ना। उष्मा शोषी, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को उष्मा लेता है, अवशोषित होता है, वो हो गया उष्मा शोषी। जैसे कोई बर्फ है, उसको निकाल के बाहर में रख दो, है ना, तो बर्फ क्या करेगा, पर्यावरण जो उसका वातावरण है वहाँ से उष्मा लेगा और वह पिघलने लगेगा, तो उष्मा सोख रहा है तो वह क्या हो गया, उष्मा शोषी। बर्फ है, उसको फ्रीज से निकाल के बाहर कर दिए तो वह परिवेश से क्या करेगा, उष्मा लेने लगेगा,
है ना, और पिघलने लगेगा। तो उष्मा सोख रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गया? कह रहा है क्या कि अब इसी से यह पहला चैप्टर का इस जो क्वेश्चन बोले इस सबसे ऑब्जेक्टिव भी रहता है और इससे जो है सब्जेक्टिव में भी रहता है। इतना था। और इसमें एक और कभी कभी पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो बोले द्रव्यमान और नस्वर्ता का सिद्धांत के अनुसार, है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यह द्रव्यमान और नस्वर्ता का सिद्धांत क्या बताता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप और अभिक्रिया के बाद एक तत्व दूसरे तत्व में बदलता है ना, नया पदार्थ बनता है, लेकिन उसके जो है द्रव्यमान में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। समझा? अणु परमाणु की संख्या अभिकारक प्रतिफल का दोनों क्या होता है? बराबर होता है। इसी नियम की सतता करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। समझ में आ गया है? समझ में आया? इतना था इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट। अब इसमें जो है जो क्वेश्चन में नहीं भी है वो सब भी बोल देते, बता देते। जैसे हुआ कि दहन क्या है ना, दहन क्या है, तो किसी पदार्थ का जो है जलना कहलाता है दहन। उसके फलस्वरूप उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। समझा? दहन के लिए जो है करा शर्त क्या है, तो दहन का 3 शर्त है। पहला हुआ क्या कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जलेगा कौन सा पदार्थ? जो दहनशील हो तब ये जलेगा, दहनशील पदार्थ नहीं होगा तो जलेगा। तो पहला शर्त है दहन के लिए दहनशील पदार्थ होना चाहिए। पत्थर है उसमें आग लगा रहे हैं तो लगेगा? नहीं लगेगा, दहनशील नहीं है। दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति। दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन हो, हवा हो। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन होगा? नहीं होगा। तीसरा शर्त है दहन के लिए कि दहन तभी होगा जब वह ज्वलन ताप पर पहुंचे। क्या होगा? ज्वलन ताप। करा किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु पहुंचते ही जलने लगता है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। किसी भी पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु पहुंचते ही वह जलने लगता है उसको कहते हैं ज्वलन ताप। कोई भी वस्तु तभी जलेगा जब वह ज्वलन ताप पर पहुंचेगा, है ना। कड़ा के एक कागज ले लिए, है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिए, आप माचिस का तीली में जलाए और कागज पर भी रखिए और लकड़ी का टुकड़ा पर भी रखिए, तो कागज तुरंत जल गया। लकड़ी का टुकड़ा क्या हो गया? नहीं जल रहा है। कागज इसीलिए जल गया कि कागज का जो ज्वलन ताप है उतना उष्मा उसको माचिस से मिल गया, है ना, तो उस पर रखने के बाद तुरंत जल गया। लेकिन लकड़ी का जो ज्वलन ताप है उतना उष्मा उसको जो है माचिस से नहीं मिला, तो वह क्या होगा? नहीं जल रहा है ना। वही जो है एक जो है सौंठी का टुकड़ा ले लिए और उसको माचिस जला के कुछ देर तक रखते हैं तो आग पकड़ लेता है, तो उसको जितना ज्वलन ताप है उतना उष्मा मिला हुआ और जलने लगा, है ना। तो ज्वलन के लिए 3 शर्त बोले, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति है, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति और ज्वलन ताप की प्राप्ति। यह जब तक ज्वलन ताप पर नहीं पहुंचेगा तब तक जो है दहन नहीं होगा। समझा? दहन के लिए जो है उसके ज्वलन ताप पर पहुंचना जरूरी है। अब इसी से सवाल यदि इस तरह से पूछ देगा कि ये अभी बता ही दिए कागज का टुकड़ा जो है माचिस की तीली से जल जाता है, लकड़ी का टुकड़ा नहीं जलता, तो क्या कारण से नहीं बताएंगे। उसमें ज्वलन ताप लकड़ी का जितना चाहिए उतना माचिस की तीली से उसको नहीं मिल रहा उसमें, इसलिए नहीं जलता है। समझा? इसी में कभी कभी आता है कि एलपीजी, है ना। एलपीजी क्या है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इसमें इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, है ना। तो लेकिन इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा पाया जाता है कौन? ब्यूटेन पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है ब्यूटेन, है ना। एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर में आता है गैस जिससे खाना बनाते हैं, समझ गया। अब इसमें जो है एलपीजी, यही पूछ देगा कि एलपीजी है एक तरफ है, एक तरफ एलपीजी है और एक तरफ लकड़ी है, दोनों में से किसका ज्वलन ताप जो है अधिक है? कौन तुरंत जलने लगेगा? एलपीजी तुरंत जो है आग पकड़ लेता है ना। ज्वलन ताप जो है वह उसमें एलपीजी में तुरंत आग पकड़ लेगा। समझा? उसको जितना उतना चाहिए तो थोड़ा सा चिंगारी मारते हैं तुरंत आग पकड़ लेता है। समझ गया? तो ये जो है पहला चैप्टर का रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का जो है ये लगभग अभी मिला के जो है 4-5-6 बार से ज़्यादा बता दिए। ये पहला चैप्टर का था, है ना। अब दूसरा चैप्टर में क्या सब है वह दूसरे दिन बताया जाएगा। समझा?